Hello everyone, do you know that axial flux and reluctance motors are getting more popular these days, and companies are using in small high performance vehicles, electric vehicles. So hello everyone, this is the lecture number 13 of the lecture series electric vehicle full course, and today we are going to explore the axial and reluctance motors. So let's start it. So in today's session we are going to cover the both motors, axial and reluctance motor, in on the basis of working principle, construction, working, their usage and applications. So let us move ahead. So in today's session first one is what? The axial flux motor. So you can see here the image of this, like it is looking like a rotor completely, like a wheel, a small wheel. So it has also called as a disc motor. This is also called a disc motor or a pancake motor, and in this magnetic flux runs along the axis of rotation, which is perpendicular to the stator and rotor planes. And the most important thing is what? It has like a radial flux, axial flux and radial flux, basically two types, but mostly we are using the axial flux motors. And the key component is like it has a stator which contains windings or coils. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्टेटर के पास में coils होती है, and rotor it has a permanent magnet और conductive materials. बेसिकली हम लोग परमानेंट मैग्नेट्स यहाँ पे यूज करते हैं सो दैट एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ से जनरेट होके आ रहा है वो एक जबरदस्त टार्क प्रोड्यूस कर सके. एंड इट हैज वेरी स्मॉल एयर गैप लाइक बिटवीन 0.1 mm to 1 mm. Okay, this is the word, the very small air gap between the stator and rotor. Okay. So next one, what is the working principle of this motor? This is very interesting to know. Like see, every motor is working with the help of electricity and magnetism. ये तो हमें एकदम से कंफर्म रहना चाहिए. किसी किसी जगह पर देयर आर वेरी स्मॉल डिफरेंसेस यू नीड टू पॉइंट आउट, यू नीड टू सर्च अबाउट. आप हमारे पिछले लेक्चर्स में अगर आपने सारे देखे होंगे, खास करके मोटर्स के सारे लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं तो आप देखेंगे कितने छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, है ना. इंडक्शन के बाद जब हम सिंक्रोनस में आते हैं, है ना, BLDC के बाद जो हम इंडक्शंस में आते हैं, कहीं पर AC DC दोनों करंट चाहिए होते, कहीं पे DC चल रही है, कहीं पे AC करंट चाहिए, है ना. और बस स्टेटर और रोटर में ही चेंजेज है थोड़े थोड़े, बट ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. सो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही हम अपने स्टेटर को, ये स्टेटर के अंदर की जो कॉइल्स है हमने उसको बाहर निकाल रखा है, ये वाला देखेंगे तो सपोज इसमें A B C ऐसी कॉइल्स हैं, है ना. तो जैसे ही इन कॉइल्स में करंट आता है, सो व्हेन द स्टेटर वाइंडिंग्स आर इनर्जाइज का मतलब ये होता है कि हम उसे करंट सप्लाई कर रहे हैं. इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड. हमें पता है ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा अपने चारों तरफ, है कि नहीं. अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ये जब इंटरेक्ट करता है हमारे रोटर के परमानेंट मैग्नेट से. कहां से? रोटर परमानेंट मैग्नेट. जब ये यहां से इंटरैक्ट करेगा तो ये टॉर्क जनरेट करता है. अब देखो कैसे करता है, हमें पता है मैग्नेट्स में, देखो ये हमारा एक तरीके का आर्टिफिशियल मैग्नेट है जिसको हम लोग इलेक्ट्रो मैग्नेट्स बोलते हैं. जैसे ही करंट इसमें आता है ना, इसमें पोलरिटी बन जाती है, इसमें भी N और S बन जाते हैं, राइट. N और S. तो अगर हम लोग यहां पे देखेंगे 2 N एक साथ में है, राइट. और वैसे ही अगर हम NS की बात करेंगे तो यहाँ N और यहाँ पे S, यहाँ पे भी 2S एक साथ में आ रहे हैं, यहाँ पे 2N एक साथ में आ रहे हैं, लाइक दैट. अब इन मोटर्स में अगर हम देखेंगे तो ये N है और ये S है. तो होता क्या है, ये जब मैग्नेटिक फील्ड तेजी से क्रिएट होता है, यहाँ पर हाई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगा, तो ये अपोजिट जो मैग्नेट है इसके, अब यहाँ पे N पोल्स है, सपोज NS और NS काइंड ऑफ, या SN. तो ये जो पोल्स है N को तो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है. N है, इसको क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा तेजी से, और S को ये अट्रैक्ट करेगा तेजी से. ध्यान से समझना, इसको इधर ढकेल रहा है, इसको इधर से खींच रहा है.
सिमिलरली आप इधर देखेंगे तो n इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, इधर इधर ढकेल रहा है, तो एक को ढकेलता है और एक को खींचता है। अब जैसे मान लेते हैं ये इस तरीके से बन रहा है, जैसे जो n और s इसको इधर कर रहा है और इसको इधर से खींच रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इधर इसको धक्का दे रहा है, ट्राइंग टू पुश दैट एंड दिस इज पुलिंग इट। सो व्हाट विल हैपन, दैट विल क्रिएट अ टॉर्क, यहां पे एक टॉर्क बनेगा। अब ध्यान से समझना ये रहता है कि भाई कौन कौन से पोल्स को कैसे इसे खींचना है। कब हमें तो पता है कि दैट विल एक्ट ओनली एज पर द अपोजिट पोल्स। अपोजिट पोल्स है तो रिपेल करेंगे तेजी से, तो इधर रिपेल हो रहा है, इधर अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल हो रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये भी हमें पता है कि स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट में ये तो स्टेशनरी कंडीशन में रहता है, और जैसे ही इनर्जाइज होगा ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा, और एक समय ऐसे आएगा जब n और s पोल्स इसके n s आपस में क्या होंगे, n और s ये लॉक हो जाते हैं। लॉक हो जाएगा तो एक सिंक्रोनाइज स्पीड पे, एक पर्टिकुलर टॉर्क पे ये रोटेट करता रहता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड, इसकी वर्किंग को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इधर हम लोग यहाँ पे जैसे हमने देखा कि ये दो पोल्स हैं, SS पोल सपोज एक साथ आ रहे हैं, तो क्या करेगा, इसको बहुत तेजी से SS पोल्स इसको तेजी से क्या करेंगे, धक्का देंगे कि भाई तुम हटो इधर से, और N पोल उसी तरीके से ये क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो आप यहां पे एक चीज देख सकते हो कि ये जो रिपल्सन और अट्रैक्शन है ना, ये 1 by 1 हो रहा है। अब इसको हम समझ लेते हैं, सपोज हमारे पास ये 3 कॉइल्स है, यहां पे देखेंगे ये टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, पहले टॉर्क प्रोड्यूस हुआ ए कॉइल में, तो बी में आप देखेंगे ये फोर्स ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, रिपल कर रहा है ना, सेम डायरेक्शन में नहीं आ रहा, बट सी में हो रहा है थोड़ा। तो ये साइकिल वाइज जो है, जब हर एक साइकिल में ए बी या सी से आपको टॉर्क मिलता ही मिलता है, और ये क्या करेगा, इसको रोटेट कराता है। समझ गए? आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। लेट अस मूव अहेड। एंड अब ये पोजीशंस को कैसे पता करेगा कि भाई हमें, जैसे ये दो SS हैं, इधर मान लेते हैं SS पोल्स हैं इस साइड में, तो इन दोनों को क्या करना है, इनको धक्का देना है तेजी से, या अट्रैक्ट करना है सपोज, या SS पोल्स हैं, इधर N पोल्स हैं, तो इनको S को क्या करना है। अब एक साथ में दो N और S आते हैं, सो व्हाट विल हैपन, आपको दोनों तरह से ये अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ये तेजी से इधर खींच रहा है, और इधर SS है, और इधर N है, ये भी तेजी से करेंगे, तो अब हमारे टॉर्क ज्यादा मिलेगा। इन पोजीशंस को कौन बताता है, हमारे पास होता है एक कंट्रोलर, इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, कनेक्टेड। अब यहां पे आप देखोगे ये सेंसर्स लगे हुए हैं जो हमारे रोटर के पोजीशंस को बताते हैं, है ना। ये क्या करेंगे, पोजीशंस को आइडेंटिफाई करते हैं, इसी के साथ में ये फिक्स होते हैं। जैसे अगर आप इस फर्स्ट स्लाइड में देखोगे तो इस पॉइंट पे यहां पर ये जो केसिंग लगी हुई है, यहाँ पे सेंसर्स लगे होते हैं जो रोटर की पोजीशन को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं आसानी से। सो आई होप ये अब आपके कंफर्म हो गया होगा। एडवांटेज क्या है, इट हैज वेरी कॉम्पैक्ट डिजाइन, कोई दिक्कत नहीं है समझने में कि कॉम्पैक्ट डिजाइन है। इफिशियंसी इज वेरी हाई। देखो, शॉर्टर मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ्स रिड्यूसेस एनर्जी लॉसेस। अब देखो यहाँ पे हमारा था रोटर, स्टेटर है, और यही एकदम बिल्कुल इसके पास में क्या है, रोटर भी है। तो ये मैग्नेटिक जो लाइंस यहाँ पे ट्रेवल करती है, उनका पाथ बहुत ही छोटा होता है, तो लॉसेस कम होते हैं, मैक्सिमम एनर्जी को ये सप्लाई कर पाते हैं स्टेटर से रोटर की तरफ, तो इफिशियंसी हाई होती। हाई टॉर्क डेंसिटी कैन प्रोड्यूस मोर टॉर्क फॉर गिवन साइज। आप सोचो इतने छोटे मोटर हैं और ज्यादा हाई अमाउंट में क्या करें, टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इन्हें हम बहुत जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्सेटाइल होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में है, ड्रोन्स में है, रोबोटिक्स में है, और खास करके ये एरोप्लेन्स में इस्तेमाल हो रहे हैं, है ना, एयरक्राफ्ट में। एंड चैलेंजेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग टूल्स आपको चाहिए, सेटअप चाहिए फॉर दिस, एंड थर्मल मैनेजमेंट। अभी क्या होता है कि भाई मेन प्रॉब्लम्स जो ईवीज की है ना, वो है टेम्परेचर को ऑप्टिमाइज करके रखना हमारी व्हीकल्स के अंदर। अब ऐसे सेटअप के अंदर जो हम लोग देखते हैं कि ये व्हील्स है, यहाँ पे मोटर है, या इसके अंदर भी हम इसे सेट कर सकते हैं रिम की डिजाइन को चेंज करके। सो वी डोंट हैव स्पेस फॉर द कूलिंग सिस्टम्स एंड ऑल, या बहुत ही स्मॉल कूलिंग अरेंजमेंट्स वी कैन डू हियर। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है इनके लिए, राइट।
एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस इट इज यूजिंग हियर हियर एंड हियर, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट व्हीकल देखेंगे मर्सिडीज की कि ये सारे पार्ट्स को ये यहाँ पे लगा सकते हैं व्हील के अंदर। अच्छा क्या होता है, पावर लॉसेस बहुत कम होता है, सीधे व्हील्स में पावर ट्रांसफर हो रही है ना, सीधे व्हील्स में पावर ट्रांसफर हो रही है तो लॉसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब हम लोग समझते हैं रिलक्टेंस मोटर क्या होता है। देखो ये रिलक्टेंस वर्ड को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम नेक्स्ट स्लाइड में उसे देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि मोटर्स रिलाई ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक रिलक्टेंस वेयर द रोटर अलाइन विद द पाथ ऑफ लीस्ट मैग्नेटिक रेजिस्टेंस। अब देखो क्या होता है कि ये हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो है लीस्ट पाथ को पकड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द स्टेटर। एंड व्हाट आर द की कंपोनेंट्स, इसके पास भी स्टेटर है, रोटर है और एयर गैप होता है। एयर गैप स्टेटर और रोटर के बीच में बहुत ही छोटा, जैसे उसमें होता है इसमें भी 0.1 mm से लेकर के 1 mm तक, मैक्सिमम 1.5 mm तक वी कैन गो। और इसमें क्या होता है कि सिमिलर टू द अदर मोटर्स इट कंटेन्स वाइंडिंग्स, जैसा कि होता है यूजुअली, एंड सिंपल आयरन कोर एंड सैलिएंट पोल्स होते हैं एंड नो वाइंडिंग्स आर मैग्नेट्स। अब आप हम लोग यहाँ पे ना मैग्नेटिक रिलक्टेंस को समझ लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, करंट के लिए हमारे पास क्या होता है, एक टर्म होता है जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब मैग्नेट के लिए ना हमारे पास, मैग्नेट के लिए वैसे ही ये हमारा रिलक्टेंस होता है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही रिलक्टेंस भी होता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड मैग्नेटिक रिलक्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और मैग्नेटिक सर्किट दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रेजिस्ट करता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को रेजिस्ट कर रहा है। फॉर्मूला हम लोग कैसे समझ सकते हैं, R इज इक्वल टू एल अपॉन म्यू ए, वेयर एल क्या है, लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ। तो रिलक्टेंस ज्यादा तब होगा जब मैग्नेटिक पाथ लंबा होगा। तो आप देखेंगे कि जो फ्लक्स, ये रिलक्टेंस मोटर होता है, स्टेटर से लेकर के यहां तक रोटर तक का जो पाथ होता है बहुत शॉर्टर होता है, एयर गैप बहुत छोटा होता है, इसलिए भी इसकी इफिशियंसी ज्यादा होती है। म्यू जो है परमिबिलिटी होती है, डिपेंड्स कि मटेरियल हमारा कैसा है। अगर मटेरियल हाई कंडक्टिव है तो परमिबिलिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, है कि नहीं। हमें क्या चाहिए, परमिबिलिटी ऑफ द मटेरियल, एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया है। एंड वो इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक रिलक्टेंस जो है दैट रेजिस्ट। And in magnetic circuit it is behaving like phi is equal to F upon R, that means magnetic flux is equal to that is electro, या ऐसे समझ सकते हैं मैग्नेटो मोटिव फोर्स, that is what force produced by the magnetic flux, and this is what R is nothing but reluctance. And the material of high permeability have the permeability जितनी ज्यादा होगी वो reluctance उतना ही कम होगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात होती है, हम लोग ऐसी मटेरियल यूज करेंगे जिनकी परमिबिलिटी क्या होती है, कम होती है। एंड नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग प्रिंसिपल। आपको हमें पता है कि भाई ये इसका है स्टेटर, पूरा बढ़िया से ऊपर वाला कवर, और इसके अंदर हम लोग देखते हैं ये इस तरीके से जो इसकी डिजाइन होती है, इसी के अंदर यहाँ पे वाइंडिंग्स लगी होती है। ये क्या हमारी, ये वाइंडिंग्स है, ये वाइंडिंग्स हैं, ये वाइंडिंग्स हैं, ये वाइंडिंग्स हैं, और ये इसको पोल भी बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पोल्स हैं ये। और ये अंदर स्टेटर में आप देखेंगे तो इसके पास भी ये पोल्स हैं, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे इनके बीच में बहुत छोटा सा ये गैप है। अभी ध्यान से समझना है, जहां पे अब हमने बोला मैग्नेटिक फ्लक्स वहीं से फ्लो करेगा जहां पर क्या होगा, जहां पर रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये जो मटेरियल होता है ना, इसका रेजिस्टेंस जो है एयर के रेजिस्टेंस से भी कम होता है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को यहाँ एयर गैप में ट्रेवल करना पड़ेगा ना, तो यहां नहीं करेगा, ये ट्रेवल यहां से करेगा, ऐसे टर्न हो जाता है, यहां से ये नहीं ट्रेवल करेगा, ये टर्न यहां से करेगा, ये यहां से ट्रेवल करेगा, ऐसे टर्न हो जाया करेगा, ये यहां ट्रेवल करेगा, सीधा ट्रेवल नहीं करेगा, इसमें नहीं आएगा, पथ लंबा हो जाएगा। और वैसे भी यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मैग्नेटिक रिलक्टेंस ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होता है, तो ये यहां से ट्रेवल करेगा यहाँ। और इसके पोल्स भी ना, जैसे यूजुअली पीछे हमने देखा था, वैसे भी इसके पोल्स N और S जैसे ही होते हैं। ये सपोज N है, ये S है, S है, N है, इस टाइप से इसके पोल्स भी NS NS NS।
तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, ये अट्रैक्ट और रिपेल भी करते हैं यहाँ पर, इसी वजह से यहाँ पर भी क्या होता है, मोशन आता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो क्रिएशन है, सबसे पहले व्हेन स्टेटर वाइंडिंग्स आर इनर्जाइज्ड सो द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड में क्या होता है, द रोटर अलाइंस इटसेल्फ विद द मैग्नेटिक फील्ड टू मिनिमाइज द रिलक्टेंस। अब देखो ये अपने आप रिलक्टेंस को मिनिमाइज कैसे करेगा कि भाई ये इस वाइंडिंग्स के करीब जहां तक भी जा सकेगा घूम के पहुंच जाएगा, ये गैप्स इसके पास नहीं रहेंगे, पोल्स जो है पोल्स के पास आ जाएंगे। अगर ये एन है तो इसके पास जो है क्या आएगा, अट्रैक्ट करेगा, तो एस वाला इसके करीब आ जाएगा, सबसे पहले सेट हो जाएगा। उसके बाद ये क्या करेंगे, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, रोटेट करना शुरू कर जाएंगे। एक सिंक्रोनस ऑपरेशन के बाद ये लॉक्स हो जाते हैं, एन और एस आपस में क्या होंगे, लॉक हो जाएंगे। तो आई थिंक ये आपके बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे अगर आप देखेंगे थोड़ा डिटेल्ड में आप इसे देख सकते हैं। इसको हम लोग स्विच्ड रिलक्टेंट मोटर बोलते हैं, टाइप तो हम लोग पढ़ने वाले हैं। दिस इज व्हाट द आउटलेट यहाँ पे बना हुआ है, और ये बाहर जो है हमारा स्टेटर है। इसके अंदर देखोगे ये वाइंडिंग्स हैं, ये नंबर ऑफ देखो अब कितने सारे इसमें कॉइल्स लगी हुई हैं, बहुत नंबर ऑफ कॉइल्स बहुत ज्यादा है। और फिर ये स्टेटर का कोर होता है जिसमें कॉइल्स लगी होती हैं, उसको हम लोग कोर बोलते हैं, है ना। ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे आप देखोगे ना, ये इसी को स्टेटर कोर बोलते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे ये हमारे रोटर के ऊपर ये बियरिंग लगी हुई है, ये वाला, ओके। और ये पूरा जो है ये हमारा रोटर, ये शाफ्ट हो गया। और इसके बीच में आप देखोगे ये एयर गैप्स हैं, जो ये ब्लू 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 कलर के इधर दिख रहे हैं ना, दे आर द एयर गैप्स है। और ये हमारे रोटर का कोर है, ये वाला पोर्शन जहां पे अभी हमारा ये रेड पेन चल रहा है, ये रोटर का कोर हो गया, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है इसमें वाटर जैकेट्स भी होते हैं, सो दैट कि हम इसमें लिक्विड सप्लाई कर सकें फॉर द कूलिंग पर्पज। इसीलिए बोला ना कि बहुत कॉम्पैक्ट डिजाइन हो जाती है इसकी। और ये इनलेट है, आउटलेट है, वाटर के लिए एक तरीके से समझ सकते हैं। वाटर जैकेट भी यहां लगा होता है, सो दैट ये बढ़िया तरीके से। अब अगर आप इसको यहां पे देखेंगे ना, 1 2 3 4 5 6, इसके पास 6 पोल स्टेटर है, और 1 2 3 4 पोल इसके पास रोटर के हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एसआरएम 6x4 डिजाइन, है ना। ऐसा मतलब स्विच्ड रिलक्टेंट मोटर, 6 पोल स्टेटर में है, 4 इसमें है। अब ये जैसे ही इसको करंट मिलता है ना, तो ये अपने आप को लोकेट कर लेते हैं मिनिमम, जहां पे रिलक्टेंस क्या होगा, मिनिमम होगा, उसी जगह पे कर। अब यहां पे रिलक्टेंस ज्यादा होगा, आप देखेंगे यहां पे रिलक्टेंस ज्यादा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से नहीं ट्रेवल करेंगे, यहां पे ऐसे टर्न हो जाया करेंगे, इसके साथ ऐसे टर्न हो जाया करेंगी, ठीक है ना। तो मिनिमम डिस्टेंस कवर करके कुल मिलाकर रोटर तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहुंचती हैं और टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं। फाइन। एंड टाइप्स आप देखेंगे, स्विच टाइप, एंड दूसरा है सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर, एसआरएम एंड SYN/RM. So operates with a switched magnetic field to produce a motion, and this operates on synchronously with the AC supply. ये आप इमेज देखेंगे तो इसको AI ने जनरेट किया है। हमने बोला कि भाई एक रिलक्टेंस मोटर आप बनाओ, तो AI ने इसको जनरेट किया। आप भी ऐसे एंजॉय कर सकते हैं, टाइम रहे कभी कभार तो। एडवांटेजेस है, कॉस्ट इफेक्टिव है, सिंपल रोटर डिजाइन विदाउट परमानेंट मैग्नेट्स और वाइंडिंग्स। अच्छा मैं आपको ये बता देता हूं एक चीज, यहां पे जो आया है ये वाला जो है ना, ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, राइट, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ये बना होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी इसकी ज्यादा होती है। एंड हाई रिलायबिलिटी, फ्यूअर पार्ट्स एंड रोबस्ट कंस्ट्रक्शन इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी, इफिशियंसी भी बहुत बढ़िया होती है, एंड कंट्रोल भी अच्छा होता है, एंड वाइड स्पीड रेंज पर्टिकुलरली इन एसआरएम्स ड्यू टू दियर स्विचिंग कंट्रोल, आरपीएम इसका हाई होता है। व्हाट आर द चैलेंजेस, नॉइजेज एंड वाइब्रेशन, टॉर्क रिपल कैन कॉज द मैकेनिकल वाइब्रेशन। देखो जब ये सेट होता है ना, ये एक जो है दूसरे के साथ, रोटर जो है स्टेटर के साथ, तो ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। एक्चुअल में क्या प्रोड्यूस करेगा ये बेचारा, ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं ये, तो थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम होता है। एंड रिक्वायर प्रिसाइज कंट्रोल एल्गोरिथम फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, ठीक है। आपको बहुत आप AI और ML का इस्तेमाल अभी हो रहा है फिलहाल, सो कंट्रोलिंग अब डिफिकल्ट पहले था, अभी थोड़ा इजी बनता जा रहा है।
एंड लोअर पावर डेंसिटी एक इसकी प्रॉब्लम है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल इसलिए थोड़ा ले करते हैं। लेकिन लेस परफॉर्मेंस व्हीकल में जहां पे हमें बहुत ज्यादा वो नहीं चाहिए, रेंज जहां पे ज्यादा नहीं चाहिए, है ना, अभी रेंज हमें आपको 100-150 चाहिए, सो वी विल गो विथ इट, सस्ता बन जाता है आराम से। लेकिन 500-600 में हमें पीएमएसएम की तरफ ही देखना पड़ता है। एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ईवीज एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, और यहाँ पे देखेंगे होम एप्लीकेशंस, वॉशिंग मशीन्स में इस्तेमाल होता है, फैंस में इस्तेमाल होता है। तो ऐसा नहीं है कि यूजेज कम है, बहुत सारा यूजेज है। रिन्यूएबल एनर्जी सेंटर जैसे विंड टर्बाइंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम लोग यहाँ पे आएंगे कंपैरिजन बिटवीन एक्सियल फ्लक्स एंड रिलक्टेंस, ये जानना जरूरी है। फीचर्स है एक्सियल फ्लक्स मोटर एंड रिलक्टेंस मोटर। मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ जो है एक्सियल टू द मोटर एक्सिस, ठीक है। रिलक्टेंस बेस्ड पाथ, ये वही पाथ को प्रेफर करेगा जहां पे रिलक्टेंस कम होगा, ठीक है। रोटर कैसे होता है, ऑफन इंक्लूड्स परमानेंट मैग्नेट्स, ऑफन क्या रहता ही रहता है, सिंपल आयरन कोर विद सेलिएंट पोल्स, तो मैग्नेट्स की जरूरत नहीं है। एंड इफिशियंसी इसकी बहुत हाई होती है, इसकी मॉडरेट टू हाई होती है ना। अगर हम बढ़िया मैग्नेटिक मटेरियल्स इस्तेमाल कर लिए, कोर के अंदर अच्छा मटेरियल इस्तेमाल कर लिए, तो इफिशियंसी ज़्यादा रहती है। टॉर्क डेंसिटी जो है इसकी बहुत हाई है, इसकी थोड़ी कम रहती है। कॉस्ट जो है हाइयर ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स मटेरियल एंड लोअर ड्यू टू द सिंपलर डिजाइन। एंड एप्लीकेशंस ईवीज, एरोस्पेस, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल मशीनरीज, ईवीज एंड सम होम एप्लीकेशंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एक बढ़िया है, अगर आप हमारे साथ पढ़ लेते हैं ना, सो यू कैन क्रिएट नोट्स, और आपके अगर सेमेस्टर में ईवीज का कोर्स है, सो दिस इज वेरी मच अलाइंड। आप ये समझ लो कि सारा का सारा सेक्शन आपका इधर हो जाएगा। टुडे इज द 13th लेक्चर, वी विल गो फॉर मोर 30-35 लेक्चर्स आई थिंक। लेट अस सी कितना नंबर्स होता है, वन बाय वन हम तो क्रिएट करते हुए जा ही रहे। And why we are choosing, let us understand that space constraint axial flux motors are preferred for compact design and cost sensitivity जो है reluctance motors are more economical है। reluctant axial जो है कॉम्प्लेक्स होने की वजह से उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, अभी वो डिमांड में भी है। फ्यूचर में जो है ईवी जो है ज्यादातर इस्तेमाल करेंगे, वेट बहुत कम हो जाता है ना, तो उसको और बढ़िया हाई परफॉर्मेंस और हाई कॉम्पैक्ट, खास करके कूलिंग एस्पेक्ट से उसकी डिजाइनिंग चालू है बढ़िया करने के लिए। एंड एक्सियल फ्लक्स मोटर एक्सेल इन हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन, और जो ये रिलक्टेंस वाला है इसको हम लोग लो परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करते हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हाई परफॉर्मेंस, सो हम लोग ईवीज की तरफ ही ध्यान देते हैं कि भाई हमें इसमें इस्तेमाल करना ही करना है, राइट। तो अगर ऐसा हो जाता है और एक बढ़िया कूलिंग सिस्टम इसके लिए डेवलप हो पाता है फ्यूचर में, अच्छी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट और बेटर कूलिंग सिस्टम चाहिए। बिकॉज कंटिन्यूसली अगर आपकी व्हीकल की रेंज 600 किलोमीटर, आप 200-300 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, सो यू शुड नॉट फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर द नेक्स्ट session, a YouTube channel, and we'll love your comments and suggestion in comment box. And in next sessions definitely we are going to start some new thing, and you can suggest what the next topic you want to learn from your YouTube channel. Okay guys, thank you so much, have a good day.